So, welcome to all. It was requested from many students कि सर एक क्वेश्चन सीरीज हो जाए, कुछ बेसिक क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग पे हम कवर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का टीचर कंप्यूटर टीचर भर्ती का एग्ज़ाम है, कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने गेट की नेट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। जो थ्योरी पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स और रिलेटेड टू द कोडिंग, ओके, मीन्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका रेगुलर करिकुलम का ये पार्ट है, we have covered all those points and the aspects and the dimensions of C programming in our lecture series on C for beginners. Okay, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डीप डाइव इनटू करना है। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ के साथ हम वहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं उनको हम वापस से रिवाइज भी कर लेंगे। सो सिंपल से थोड़ा ट्रिकी तक क्वेश्चंस इसमें आज हमने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए अब टाइम दवाई वगैरह हम इसको स्टार्ट करते हैं। So the first question is the minimum number of temporary variables needed to swap the content of two variables is. अब जब हम थ्योरी लेक्चर्स में हम बात करते हैं मीन्स, तो सबसे जो सिंपलेस्ट वे होता है इसको सॉल्व करने का वो ये कहा जाता है कि जस्ट पिक का थर्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल्स आर गिवन, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, एंड इट इज आस्क्ड टू स्वैप कि भैया इनको स्वैप करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट वे बताया जाता है जस्ट कीप अ थर्ड वेरिएबल, कॉपी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन दिस थर्ड वेरिएबल, उसके बाद में इसी वेरिएबल में आप बी का कॉपी कर दें और फिर बी में आप टेम्प का कॉपी कर दें, सो यू विल गेट योर आंसर। बट इज इट पॉसिबल कि क्या हम विदाउट थर्ड वेरिएबल ये काम कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड वे, नॉर्मल वे। ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सेकंड क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ओके, तीन मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको दी हुई है यहाँ पे, b इक्वल्स टू एस प्लस बी, एस इक्वल्स टू बी माइनस एस एंड b इक्वल्स टू बी माइनस एस। So let's choose s equals to 3 and b equals to 4. What happens here? देखिए b equals to s plus b. So s is 3, b is 4. Okay. So here the value of the b is क्या है? 7. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? s equals to b minus s. So what is the current value of b? 7. तो हमने यहाँ पे क्या 7. What is the current value of s? This is 3. तो s में कितना आ गया आपका? 4. Now b equals to b माइनस एस। तो b का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 7 और s का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 4। तो ये आपका हो गया 3। ठीक है, तो देखिए आप स्टार्ट किससे हुए थे? 3, 4, और अब आपको जो फाइनल वैल्यू s का मिला है वो कितना मिला है? 4, और b का फाइनल वैल्यू कितना मिला है? 3। तो यू हैव स्वैप्ड इट। सो इट मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स needed to swap the contents of two variable is what? 0. You do not need any थर्ड वेरिएबल, उसको लिए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा था कि इस प्रोग्राम फ्रेगमेंट का पर्पस क्या है। इस प्रोग्राम फ्रेगमेंट का पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे? एक्सचेंज एंड स्वैप कंटेंट ऑफ एस एंड बी। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन का डेफिनेशन आपको गिवन है, फाइंड इंट एक्स इंट वाई। दो वैल्यू हम इसको पास करेंगे, एक्स वाई में वो स्टोर हो जाएगा। रिटर्न, अब ये देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपका आउटपुट में क्या आएगा? 0। ठीक है, मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ एक्स स्मॉलर देन वाई तो आपका आउटपुट में क्या आना है? 0। ठीक है, अदरवाइज आउटपुट में आपका क्या आएगा? एक्स माइनस वाई। फाइन। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड हमने कॉल किया a कॉमा फाइंड a कॉमा बी।
आप देखिए आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया, तो सबसे पहले ये इनर फंक्शन कॉल होगा आपका फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए कॉमा बी। लेट अज्यूम, अब यहाँ पे चलिए हम एक अजम्पशन ले लेते हैं दैट ए इज स्मॉलर देन बी। फाइन, तो सबसे पहले ये इनर पार्ट एग्जीक्यूट होगा आपका, फाइंड ए कॉमा बी, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करना है, सो ए विल बी रिसीव्ड बाय एक्स एंड बी विल बी रिसीव्ड बाय वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्मॉलर देन बी, दिस इज आवर अजम्पशन। सो यहां से रिटर्न क्या होगा आपका, जीरो। यहां से रिटर्न क्या होगा आपका, जीरो। तो ये अब आपकी कॉल क्या बनी, फाइंड ए कॉमा जीरो, फाइंड ए कॉमा जीरो। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में आप देखिए इसने क्या कहा है, ए एंड बी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ए जीरो से छोटा नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ए जीरो से बड़ा होगा। तो ये इफ कंडीशन तो अब आपका काम करेगा नहीं। काम क्या करेगा, एल्स एक्स माइनस वाई मीन्स ए माइनस जीरो, सो व्हाट यू विल गेट हियर ए। ठीक है, तो देखिए दो नंबर आपने पास किए थे ए और बी, आपको इस पूरे फंक्शन ने क्या चूज करके दिया है, जो नंबर आपका छोटा है इन दोनों में से। सो मीन्स द आंसर इज व्हाट, द मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, दिस इज आवर आंसर। फाइन, दिस इज आवर आंसर, मिनिमम ए कॉमा बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लेट ए बी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अब दोबारा से हमें क्या कहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, तो कौन सा कॉल आपको फाइंड आउट करके देगा, द फंक्शन इज सेम। ये अपर जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इसी फंक्शन पे बात हो रही है कि अगर ये फंक्शन है तो इसकी कॉलिंग किस तरीके से हो कि ये आपको पॉजिटिव डिफरेंस दे दे यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या है, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर का सब्सट्रैक्शन करके वो आपको दे। सो लेट गो वन बाय वन विद द ऑप्शंस। पहला क्या है, फाइंड ए कॉमा बी। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि यार बी इज ग्रेटर देन ए। चलिए अब हम ये मान लेते हैं दैट बी इज ग्रेटर देन ए और ए इज स्मॉलर देन बी, वॉटएवर। सबसे पहला कॉल है फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए कॉमा बी। ओके, सो ए आपका किस में जाएगा, एक्स में, बी आपका किस में जाएगा, वाई में। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए इज स्मॉलर देन बी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, सो इफ इट इज स्मॉलर देन बी, तो यहां से आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका ये कंडीशन देखिए, ये वाला एग्जीक्यूट होगा आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आप स्क्रीन पे देखें, आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, ए स्मॉलर देन बी। अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम इसको कॉल किया है तो हमने कॉल किया फाइंड बी कॉमा ए, ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया आपका। अब आप x में क्या पास कर रहे हैं, x में अब आप पास कर रहे हैं यहाँ पे b, और y में क्या पास कर रहे हैं आप यहाँ पे a। ठीक है, नाउ चेक, इज b स्मॉलर देन a, नहीं, हमारा एजम्पशन तो क्या था, a स्मॉलर देन b। तो इसका मतलब एल्स वाला पार्ट रन होगा आपका। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, b माइनस a। ठीक है, और b देखिए a से बड़ा है, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका क्या होगा, पॉजिटिव डिफरेंस होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ एन इंटीजर नीड्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर इज। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने बाइट का स्टोरेज है, 2 बाइट का स्टोरेज है। 1 बाइट होता है आपका 8 बिट का, 1 बाइट आपका कितना है, 8 बिट। ठीक है गाइस, तो 2 बाइट आपका कितना हो जाएगा, 16 बिट। ठीक है, अब 16 बिट से आपकी जो रेंज होती है वो रेंज आपकी होती है 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1। ठीक है, बट ये अनसाइंड में होती है, आप पूरे 16 बिट्स को यूज ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहीं पे साइंड की बात करें, आपने कहा कि नहीं हम साइन की बात करेंगे,
साइंड नंबर्स की बात करें तो अगर साइंड है तो इसका मतलब या तो हम लिखेंगे +1 या हम लिखेंगे -1। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक साइन बिट लेना होगा। क्या लेना होगा, एक साइन बिट। तो अब देखिए टोटल बिट कितने रह गए आपके पास, 16 थे, एक आपने साइन बिट ले लिया तो यहाँ पे कितना रहेगा 15। तो अगर आप साइन नंबर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2⁻15 -1। तो आपको ये याद रखना है कि अगर साइंड है तो आपका 1 बिट जो है वो साइन के लिए यूज होगा। तो अवेलेबल बिट्स जो आप जिससे आप फॉर्म कर सकते हैं इंटीजर, वो 2⁻15 बचेगा। फाइन। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं, दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम बैक टू बैक। इसमें हम कह रहे हैं अनसाइंड इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या होगा 2⁻16 -1। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं साइंड इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या होगा 2⁻15 -1। तो प्लीज जब आप क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं देन रीड इट वेरी केयरफुली, रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत नियर बाय ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और जो जिस कंडीशंस पे पूरा आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है, उसको आपको पिक करना और उसको आपको समझना। जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि अनसाइंड है कि साइंड है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप साइन में भी 2⁻16 -1 कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि किसके लिए पूछा जा रहा है, अनसाइंड के लिए पूछा जा रहा है या साइन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी दिस क्वेश्चन। दिस इज printf %g, this is printf %g, then again there is a printf function inside the printf function, ठीक है। अब जो क्लासेस रेगुलर क्लासेस होती है वहां पे क्या होता है, ये बताया जाता है कि ठीक है यार प्रिंटफ फंक्शन जो होता है वो प्रिंट कराने के काम पे आता है, ठीक है। सबसे पहला प्रोग्राम ही ये सिखाया जाता है कि यार आपको हेलो प्रिंट कराना है तो आपको क्या लिखना है प्रिंटफ, और डबल कोट्स में क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो आप वहां पे क्या लिख देंगे हेलो, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जब भी हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, जब भी हम प्रिंट करा रहे हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ द वैल्यू वी आर गोइंग टू प्रिंट। अगर मान लीजिए वो इंटीजर है तो आपका डिलिमीटर क्या होगा %d। अगर वही नंबर आपका फ्लॉट है तो यहाँ पे क्या होगा %f। अगर वही आपका स्ट्रिंग है तो %s, कैरेक्टर है तो %c, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि printf जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का फंक्शन है। तो याद रखने वाली चीज क्या है, ये तो आपको याद है कि कौन सी हेडर फाइल का है, बट याद रखने वाली चीज ये है कि printf फंक्शन जो है वो प्रिंट कराने के बाद कितने कैरेक्टर्स उसने प्रिंट किए वो वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। अब नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, हम printf लिखते हैं बट वो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहा है हम उसको रिटर्न नहीं करवाते, मतलब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उस वेरिएबल को कभी प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बट ये रिटर्न करता है। तो देखिए अब सबसे पहले ये इनसाइड वाला जो फंक्शन है ये आपका एग्जीक्यूट होगा printf tim, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट होता है वो सॉल्व होता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है, फिर हम आउटर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो इनर ब्रैकेट में देखिए printf tim है, तो ये सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ये आपका प्रिंट करेगा tim, ठीक है। और वैल्यू यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए इसने 3, तो वैल्यू यहाँ पे ये रिटर्न करेगा 3। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 3 रिटर्न करेगा तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से हो जाएगा printf %g, 3, फाइन। तो इनर ने क्या प्रिंट कराया tim, और इस इनर printf ने रिटर्न क्या किया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया 3। %g है, डिलीमीटर भी ठीक है, इंट है, कोई न्यू लाइन कैरेक्टर है नहीं, तो tim के जस्ट बाद क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 3। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा tim 3। इसमें कोई सिंथेटिकल एरर नहीं है, कोई गार्बेज जनरेट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि tim प्रिंट करने के बाद वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं, आपका आउटपुट क्या आएगा tim, ये इनर साइड के प्रिंट का है, इसने रिटर्न किया 3 और ये 3 भी प्रिंट हो जाएगा और आपका आउटपुट आएगा 3, tim 3, ठीक है। अब देखिए यही जो printf के साथ है
जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रिंटफ के साथ बताया वही आपका स्कैनफ के साथ है। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने इनपुट में लिए। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, प्रिंटफ के अंदर एक स्कैनफ स्टेटमेंट है। आप 3 कैरेक्टर्स स्कैन कर रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। एक्स को इनपुट लिया, वाई को इनपुट लिया और जेड को इनपुट लिया, ठीक है। कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं तो डिलिमिटर आपके %C है। जब हम स्कैनफ करते हैं तो हम वेरिएबल नेम के साथ एड्रेस ऑफ लगाते हैं। एड्रेस ऑफ क्यों लगाते हैं? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि इसका वैल्यू मेमोरी में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके आपको स्टोर करना है। आपने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं यहाँ पे? 3, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट है, स्कैनफ वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या रिटर्न करेगा? ये आपका रिटर्न करेगा 3। तो देखिए अब आपका स्टेटमेंट क्या बन गया, प्रिंटफ %d, 3। ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका प्रिंट हो जाएगा 3। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो आप एम्बेड कर सकते हैं। देखिए फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि फंक्शन की बॉडी में से हम दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इवन आप मैन में से मैन को दोबारा कॉल कर सकते हैं। मैन फंक्शन आपने बना रखा है, उसमें से आप मैन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज मैन इज अ फंक्शन। उसी तरीके से आप कोई भी फंक्शन बना रहे हैं तो उस फंक्शन में आप किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो प्रिंटफ क्या है? फंक्शन है। तो इसका मतलब इस फंक्शन में आप दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। वो प्रिंटफ भी हो सकता है, वो स्कैनफ भी हो सकता है, वो कोई और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x y इक्वल्स टू 2 एंड z एंड a, 4 वेरिएबल्स हैं आपके यहाँ पे, x y z, ओके। इनिशियलाइज आपने किसको किया है यहाँ पे? इनिशियलाइज आपने किया है यहाँ पे y को, दैट इज 2। नाउ उसके बाद क्या हो रहा है, हम y को यहाँ पे यूज ले रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इस स्टेटमेंट को जिन लोगों ने पहले नहीं किया है या सी में जिन जो थोड़ा परफेक्शन कम है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। देन प्लस z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू y, मतलब y का वैल्यू किस में जाएगा? a में, और a का वैल्यू किस में जाएगा? z में, और फाइनली वो वैल्यू आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। कोई एडिशन नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। तो इसका मतलब जो वैल्यू y का है वो वैल्यू यहाँ रह जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू, इसका मतलब कितना रहेगा आपका? इसका वैल्यू आपके पास रहेगा, समझिए आप 2, ठीक है। अब आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि 2 ही है? देखिए जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब आपके कंपाइलर के पास इक्वेशन जाता है तो या तो वो इक्वेशन लेफ्ट टू राइट होता है या फिर वो राइट टू लेफ्ट होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये कंपाइलर डिपेंडेंट चीज है कि आप जो इवेल्युएट कर रहे हैं इक्वेशन को, कंपाइलर वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट कर रहा है या राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट कर रहा है। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए पहले अब हम फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। हमें y का इनपुट पता है, y है हमारा 2, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले क्या सॉल्व होगा, y इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये आपका वैल्यू क्या रह जाएगा? सिंपली 2। सो यू विल गेट 6 इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस को देखें, अगर ये हम रिवर्स कर देते हैं इसका डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं इसको, क्या सॉल्व करेंगे? राइट टू लेफ्ट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, दिस इज व्हाट, लेट मी करेक्ट इट। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूं तो मैंने क्या किया यहाँ पे, y इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई 2। सो फॉर इनर पार्ट व्हाट एम आई गेटिंग हियर? 4। सो द करंट वैल्यू ऑफ y इज व्हाट इन केस फर्स्ट? 4। तो इसका जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो दिस इज 4 प्लस 4, दिस इज योर 8, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं आपका सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस हम चेक करते हैं कि सेकंड केस में क्या होगा।
सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस इज व्हाट, राइट टू लेफ्ट। सेकंड केस इज व्हाट, राइट टू लेफ्ट। सो राइट टू लेफ्ट का मतलब y का इनिशियल वैल्यू आपकी कितना है, आपका 2। तो राइट टू लेफ्ट अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो चलिए मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ। राइट पार्ट इवेल्युएट हुआ, द वैल्यू इज 2। इसका वैल्यू कितना आपका 2, और इसका वैल्यू आपका कितना होगा, y इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई 2। सो करंट वैल्यू ऑफ y इज 2, सो 2 मल्टीप्लाई टू 4, यू विल गेट हियर 6। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपने y का वैल्यू अपडेट कर दिया 4, तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 4। बट जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू 2 था, तो आपको यहाँ मिला 2, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ मिला आपको 4, तो आउटपुट में आपके पास आया 6। तो देखिए प्रिंट 6 और 8 दोनों आपको आंसर मिलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, प्रिंट 6 और 8 डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है कि if there is the option कि ये आउटपुट कंपाइलर इंडिपेंडेंट कंपाइलर डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, देन प्लीज क्रॉस चेक इट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसका 6 होगा कि 8 होगा। हो सकता है आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं, आपने जल्दीबाजी में 8 लगा दिया। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि मे बी 4 और 8। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि यार हमारा ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं इम्प्लीमेंटेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर परसेंट सी कॉमा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो है आपका इंटीजर। अब प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप, डिलिमीटर है आपका कैरेक्टर का, डिलिमीटर आपका क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए जब भी आप किसी भी कीबोर्ड की किसी भी की अगर आप बात करते हैं, 100 इज व्हाट, आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, देयर इज अ आस्की वैल्यू रिलेटेड टू दैट। एक आपका आस्की कोड होता है जो आपके उसके लिए होता है। ठीक है, अब आपने जो 100 इनपुट दिया है इसका भी कोई आस्की इक्विवेलेंट होगा, 100 का भी कोई आस्की वैल्यू होगा, कोई कैरेक्टर होगा। ठीक है, कोई कोड कैरेक्टर होगा उसका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इंटीजर को परसेंट सी के साथ कोड प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे यार ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो इंटीजर और डिलिमीटर आपका कैरेक्टर है, तो यहाँ पे तो कैरेक्टर को होना चाहिए था। सो प्लीज रिमेंबर कि आपका ये जो नंबर है इसका एक आस्की कोड है, एक कैरेक्टर है, तो वो आस्की कोड इससे प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। आपका क्या प्रिंट होगा, आस्की कोड प्रिंट होगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रहेगा सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट एरर होने के चांसेस 100%, 99%, नॉट 100% का मतलब तो फिर क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, बट द चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन में हमें दिखता है कि यार 9/5 है, ठीक है, 9/5 है, दिमाग में आता है यार 1.8 होगा। ठीक है, फिर हमारा ध्यान डिलिमीटर पे जाता है, ओके दिस इज परसेंट एफ, तो इसका मतलब आउटपुट में 1.8 आ जाएगा, आंसर लगा दिया और यहीं पे आप गलत कर गए, आपके मार्क्स कट गए। फिर लगता है यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मार्क्स क्यों चले गए। अब देखिए यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे जो डिवीजन है आप यहाँ पे देखिए, ये इंटीजर डिवीजन है एक्चुअली, दिस डिवीजन इज व्हाट, इंटीजर डिवीजन। तो जब इंटीजर का डिवीजन होगा तो वो फ्लॉट में कैसे जनरेट होगा आउटपुट, वो जनरेट किसमें होगा, आउटपुट आपका इंटीजर में ही जनरेट होगा, वो आउटपुट आपका इंटीजर वैल्यू में जनरेट होगा। ठीक है, अब फिर आप उसको किससे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, परसेंट एफ से। ठीक है, किससे प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप, परसेंट एफ से। देखिए डिवीजन जब आपका हो रहा है तो आपको ये देखना है कि यार डिवीजन जो है वो फ्लॉट नंबर्स के बीच का डिवीजन है या इंटीजर नंबर्स के बीच का डिवीजन। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो इसका है ये इंटीजर डिवीजन है, तो ये इंटीजर डिवीजन होगा तो क्या होगा, आपका जनरेट भी क्या होगा, इंटीजर 1 आपका जनरेट होगा, इंटीजर
वैल्यू 1 जनरेट होगी यहां से, ना कि 1.8। अब आप इंटीजर वैल्यू को, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा गार्बेज, आपको मिलेगा गार्बेज। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। फाइन। देख कितना सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा था, बट आंसर बिल्कुल अलग आ गया, क्योंकि एक मिनट के लिए रुक के सोचना था कि डिवीजन क्या है। डिवीजन करने के बाद आप देखिए, आपने इसको टाइप कास्ट भी नहीं किया, आपका आंसर 1.8 आ जाता अगर आप इसको टाइप कास्ट कर देते। जैसे कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लॉट। देखिए यहाँ पे डिवीजन हुआ आपका, यहाँ पे डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको हमने टाइप कास्ट कर दिया। कौन से डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर दिया? फ्लॉट में। तो इसका मतलब अब जो वैल्यू यहाँ से जनरेट हो रही है 1.8, इसका टाइप क्या है? फ्लॉट टाइप है। और आप इसको किससे प्रिंट करा रहे हैं? परसेंट एफ से। तो इसका मतलब अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई गार्बेज जनरेट नहीं होगा, आपका आउटपुट 1.8 है। फाइन, आपका आउटपुट 1.8 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट रिजल्ट है, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये लूप स्टार्ट हुआ फॉर आई इक्वल्स टू 3, आई स्मॉलर देन 15, मतलब 3 to 14 तक ये लूप आपका उसमें रनिंग रहेगा। एंड देन आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू आई प्लस 3। एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 के बाद सेमी कॉलन लगा दिया है, मतलब फोर लूप को यहीं टर्मिनेट कर दिया है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस फोर लूप। अब ये जो स्टेटमेंट है आपका प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, ये इस लूप की बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि लूप की बॉडी देखिए यहीं पे एंड हो गई है। तो दोबारा मार्क कर देता हूँ राइट से, देखिए यहाँ पे लूप की बॉडी एंड हो गई है, तो ये स्टेटमेंट इस लूप के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द लूप है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट तो होगा, बट इसकी बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। बॉडी में स्टेटमेंट होता तो एग्जीक्यूट होता। ये बॉडी के बाहर है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो पहले ये कंप्लीट होगा, फिर हम इस पे आ जाएंगे। तो चलिए पहले इस लूप को देख लें आप। आई इक्वल्स टू 3, 3 इज स्मॉलर देन 15, तो नेक्स्ट वैल्यू आई का कितना हो जाएगा? 6, 6 भी 15 से कम है, तो नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 भी 15 से कम है, तो नेक्स्ट वैल्यू 9 प्लस 3 11, ठीक है। सही चल रहा है, देखिए इसको। ठीक है, तो 3 3 6, 3 9, 9 3 12, नॉट 11, 9 3 12, 12 इज 15, लेस देन 15। फाइन, तो लेस देन 15 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक बार और एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? एक बार और एग्जीक्यूट होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा, तो ये आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15, बिकॉज आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, तो 12 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 15। नाउ 15 इज नॉट स्मॉलर देन 15, 15 इज नॉट स्मॉलर देन 15, मतलब ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये लूप टर्मिनेट हो रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि आई का वैल्यू कितना है? 15। तो जब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे यहां से यहां मूव करेंगे, तो आई का करंट वैल्यू अभी कितना है? 15। तो प्रिंट क्या होगा आपका आउटपुट में? 15 प्रिंट होगा। कोई सिंथेटिकल एरर नहीं है, नथिंग। केवल आई को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी में हम कुछ प्रिंट करा नहीं रहे हैं, बॉडी के बाहर आएंगे तो आई का जो करंट वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 15। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट
ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है इसमें। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन 5 प्लस प्लस आई। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो इफ एल्स वाला पार्ट है ये आपका लूप के अंदर, इफ एल्स वाला पार्ट किसके अंदर, आपका लूप की बॉडी के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि भाई प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए आई इक्वल्स टू 1 है, आई 3 के बराबर तो है नहीं, तो आपका क्या होगा, आई प्रिंट हो जाएगा, तो आपका आउटपुट में आएगा 1। फिर आई एक से इंक्रीज है, तो 2 भी स्मॉलर देन 5 है, 2 भी 3 के इक्वल नहीं है, तो आपका 2 भी प्रिंट हो जाएगा, आपका 2 भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अब आपका आई का वैल्यू फिर से इंक्रीज हुआ 1 से, तो अब हो गया ये 3, 3 स्मॉलर देन 5 है, आप लूप के अंदर आ गए दोबारा। यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट अब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ वाला, बिकॉज अब आई का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 इक्वल्स टू 3 यस, सो कंटिन्यू। कंटिन्यू, हम कुछ प्रिंट नहीं करा रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं और एल्स पे नहीं जा रहे। इसका मतलब एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब प्रिंट तो होना ही नहीं है आई इक्वल्स टू 3 पे, बस कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, दोबारा हम यहाँ पे ही आ गए, फोर लूप पे आ गए। ठीक है, तो 3 पे तो कुछ प्रिंट हुआ नहीं, नेक्स्ट आ गए हम आई को इंक्रीज किया, फिर हम आ गए 4 पे, 4 3 के इक्वल नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आपका आउटपुट में आया 4। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो देखिए इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस आई है, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो पहले आई कंपेयर होता, आप कहते हैं 4 स्मॉलर देन 5 और ये है ना, बट ये प्री इंक्रीमेंट है, तो आप देखिए 5 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 5, तो आपका आउटपुट में क्या आएगा 1 2 4। ठीक है, आपका आउटपुट में क्या आएगा 1 2 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम। इफ a इक्वल्स टू 0, प्रिंट ऑफ a इज 0, एल्स, इसका एल्स पार्ट कहाँ है देखते हैं हम, नेक्स्ट वाले में होगा मेरे ख्याल से, यस ये रहा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, इफ a इक्वल्स टू 0, प्रिंट ऑफ a इज 0, एल्स प्रिंट ऑफ a इज नॉट 0। ठीक है, अब हमें इसका आउटपुट देखना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब ये लग रहा है यार कि यहाँ पे कंपैरिजन तो है ही नहीं, a इक्वल्स टू 0 है, कंपैरिजन के लिए तो क्या होता है, कंपैरिजन के लिए तो डबल लगता है ना साइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था इसी के अंदर, आप इसमें देखिए जब हमने आई को कंपेयर किया था तो हमने आई इक्वल्स टू 3 लिखा है, बट यहाँ तो सिंगल है, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इट इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंगल इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपने यहाँ पे सिंपली किया क्या है, यहाँ पे आपने ए को एक वैल्यू असाइन किया है जो कि आपका 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर ही लगाएं, आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसमें ले सकते हैं। तो आपने ए में वैल्यू क्या असाइन किया, 0। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से स्टेटमेंट बन गया इफ 0। व्हाट डज इट मीन इफ 0? इफ 0 मीन्स इफ false, because 1 is what, true, and 0 is what, false। अगर ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होता है, इफ। अगर फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होता है, एल्स। तो इसका मतलब क्या ये प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट होगा, क्या यहाँ पे 0 है, फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा। एग्जीक्यूट आपका क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस क्वेश्चन का एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं नेक्स्ट में, एल्स प्रिंट ए इज नॉट 0, एल्स प्रिंट ऑफ ए इज नॉट 0। तो इसका मतलब एग्जीक्यूट ये वाला पार्ट होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इज नॉट 0। ठीक है, कोई गार्बेज नहीं आएगा। आपको लगे यार असाइनमेंट दे दिया, कंपैरिजन है नहीं, गार्बेज आ जाएगा, नहीं गार्बेज नहीं आएगा। प्लीज चेक कर लें वैल्यू किस फॉर्म में है आपका। ठीक है, जैसे ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप, द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, इफ ए इक्वल्स टू 7, प्रिंट ऑफ ए इज 7, एल्स प्रिंट ऑफ ए इज नॉट 7। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू 7 मीन्स इफ 7, व्हाट इट इज,
It is a positive number, na? It is not zero. It is not zero. It is a positive number. It means it is true. It is what? True. If it is true, तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा? If एग्जीक्यूट होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा A is 7. ठीक है, तो आपका आंसर होगा A is 7. ठीक है, तो देखिए ये छोटी छोटे जो ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस फ्रेम करते वक्त, ये क्वेश्चंस के आंसर गलत करा देती है, क्योंकि बहुत नियर बाई हो जाता है फिर वो। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो बहुत नियर बाई हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अब हम करते हैं, द फॉलोइंग लूप। यहाँ पे क्या है देखें, फॉर पुट कैर सी, पुट कैर ए, पुट कैर आर, पुट कैर टी। ठीक है, एंड देन आउटपुट ये पूछ रहा है कि ठीक है, फाइनली जो आपका आउटपुट है ये आपका लूप का पार्ट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब किसी को लगेगा यार लूप तो वैसे देते हैं, हमने तो हमेशा पढ़ा है इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन 15, और ये क्या हो गया, ये किस तरीके से, ये कैसा लूप चल रहा है। ठीक है, और फिर देखिए इस लूप में आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, पुट कैर टी। तो अब आपको लूप से रिलेटेड एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है। दिस पार्ट इज योर इनिशियलाइजेशन, इनिट। दिस पार्ट इज योर कंडीशन एंड दिस पार्ट इज योर व्हाट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आप करते थे। अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या करते थे, पहले इनिशियलाइजेशन होता था, फिर कंडीशन होता था, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको एक और चीज समझना है कि ये लूप कैसे चलता था। जब आपने ये पढ़ा कि i इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन 15 एंड i प्लस प्लस, तो ये लूप कैसे चल रहा है। देखिए इनिशियलाइज आपने एक बार ही किया, उसके बाद हर बार आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि यार इंक्रीमेंट करने के बाद 15 से छोटा है ना, ये छोटा है तो आप लूप के अंदर जाएंगे। फिर आप इंक्रीमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे। मतलब आपका जो सर्किल है वो इसके बीच में ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका कंडीशन ये वाला फॉल्स ना हो जाए, मतलब नंबर 15 से बड़ा बराबर या बड़ा ना हो जाए। तो इनिशियल तो आपने एक बार ही किया, तो यहाँ पे देखिए इनिट किससे कर रहे हैं आप, इनिट कर रहे हैं आप सी से, तो मतलब पुट कैर सी। तो सबसे पहले आपका सी कैरेक्टर आपने पुट कर दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद में आपको देखिए अब आपका, आप लगातार कहाँ घूमेंगे, जैसे अभी इस वाले पार्ट से समझा हमने, लगातार आप कहाँ पे चक्कर काटते रहेंगे, यहां से यहां, बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन तो कुछ है नहीं, तो ये चलेगा तो इनफाइनाइट टाइम। छोटा बड़ा तो हम कुछ कंपेयर कर नहीं रहे, हर बार बस करेक्टर को पुट कर रहे हैं, तो ठीक है चलता जाएगा, ये हर बार करेक्टर पुट होता जाएगा, बट ये इसके साथ चलेगा। अब देखिए आप नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, सी के बाद आप किस पे जाएंगे, कंडीशन पे, तो आपका ए आएगा। उसके बाद कंडीशन आपका ट्रू हो गया, कंडीशन आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ पे आपको बॉडी दी हुई है, तो इसका मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो आप किसके अंदर आएंगे, लूप के अंदर। यहाँ क्या प्रिंट होगा, टी। फिर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा, आर। फिर आप कंडीशन की तरफ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा, ए। फिर आप लूप के अंदर आएंगे, क्या प्रिंट होगा, टी। फिर आप कंडीशन की तरफ दोबारा मूव करेंगे, क्या प्रिंट होगा, आर, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ। फिर आप मूव करेंगे कंडीशन की तरफ, क्या प्रिंट होगा, ए। फिर आप दोबारा लूप के अंदर आएंगे, क्या प्रिंट होगा, टी। तो इसका सी का अक्रेंस तो एक बार होगा, और उसके बाद में आप इसको इस तरीके से देख लें कि ये जो वर्ड है कैट, इसका अक्रेंस एक बार है। उसके बाद देखिए रैट रैट रैट, ये वर्ड चल रहा है आपका। फिर नेक्स्ट टाइम से रैट रैट, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। अब आपको आउटपुट में देखना है कि ऐसा कौन सा है। तो देखो सिंथेटिकल एरर तो कोई है नहीं, ये कैट रैट देके छोड़ दिया, टर्मिनेशन कंडीशन तो है ही नहीं ना, तो मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते आपके, बी और सी। तो अब आपको ऑप्शन चेक करना है केवल डी। तो डी में देखिए ये आपका क्या है, कैट, और उसके बाद में आपका रैट रैट रैट, और ये क्या कह रहा है, ये जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन आपका सही होगा डी। ठीक है, केवल क्या कॉन्सेप्ट की काम किया आपका, जो आपने लूप पढ़ा था आपको ये पता था कि यार ये चलता कैसे, कंडीशन फिर लूप के अंदर, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर लूप के अंदर, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सर्किल चलता जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तब तक हम द फॉलोइंग लूप, अगेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन लूप। ठीक है, लूप के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, मजा भी आता है उनको करने में। देखिए i इक्वल्स टू 1 एंड i स्मॉलर देन 6, तो i आपका 1 2 3 4 5 तक जाए। ठीक है, अगर मैं j की बात करूं, j आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब स्टार्ट 10 से होगा तो 10 11 12, और सॉरी डिक्रीज हो रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस नंबर इज व्हाट, 10 से डिक्रीमेंट करते चले हम, 10 9 8 7 6, ये तो वैल्यूज होंगी j की और ये वैल्यूज होंगी i की। तो बस अब आपको आउटपुट में ये देखना है कि एक तो सीक्वेंस क्या है, पहले i प्रिंट हो रहा है फिर j प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब 110 प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, ये मैच कर रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको 11 मान लूँ तो भी ये मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब मुझे ये ऑप्शन चेक करना है कि यार ये ऑप्शन ए वाला सही है या नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो फिर हम आंसर लगाएंगे नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट नंबर देख लें हम, क्या है यहाँ पे, देखिए 2 है, फिर 9 है, फिर 3 है, 8 है, देखिए 4 है, 7 है, फिर 5 है और फिर 6 है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, हो उससे पहले ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको हम ले लेते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, ये वाला, int a equals to 4 and b equals to 6, int a equals to 4 and b equals to 6, a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 6। आप देखिए यहाँ पे printf में क्या किया, printf में इन्होंने a इक्वल्स टू b लिखा, इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, अभी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, इज 4 इक्वल्स टू 6, नो, नो मीन्स दिस इज फॉल्स ना, नो मीन्स व्हाट, दिस इज फॉल्स, और फॉल्स को हम क्या लिखते हैं, जीरो। तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली हो क्या गया आपका, प्रिंटर परसेंट जी कॉमा कॉमा जीरो, इसका आउटपुट है जीरो, सो प्रिंटर परसेंट जी कॉमा जीरो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका आंसर में, प्रिंट्स जीरो, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन किया हमने, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स है तो भाई ये क्या होगा, फॉल्स का मतलब जीरो है, तो जीरो को आप प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, नथिंग एल्स। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 6, सेम ही क्वेश्चन है, बट अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, a डज नॉट इक्वल्स टू b, 4 डज नॉट इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ना, ट्रू का मतलब क्या है 1, सो प्रिंटर परसेंट जी, इसका क्या मतलब हुआ 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा सिंपली, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इट विल सिंपली प्रिंट 1, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया और हमें क्या मिला कि भाई इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी हम और बेसिक क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली गेट एग्जाम्स में आए हुए हैं हम उसको भी कवर करेंगे। आई विल एक्सप्लेन कि आंसर कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स के साथ, दे हैव द क्वेश्चन, इवन दे हैव सॉल्यूशंस, ठीक है, बट बेसिक नहीं पता है तो वो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा, वो एक्सप्लेनेशन भी उनको समझ में नहीं आ रहा है बुक से। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, while printf percent d printf a z and then printf b y। ठीक है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि printf में printf हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, printf में printf आपका हो सकता है। अब आपको देखिए यहाँ पे चेक करना है, ये जो है ये while लूप है। ठीक है, लूप में भी आप करेक्टर्स
पुट कैर, प्रिंटफ ये यूज ले सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछला वाला एग्जांपल देखा था, फॉर में हमने पुट कैर यूज लिया था। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ यूज ले रहे हैं। ठीक है, और ये इसका मतलब लूप के अंदर का स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्मिनेशन नहीं है। देखो यहाँ पे लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है। सो दिस प्रिंटफ बी वाई बिलोंग्स टू द बॉडी ऑफ दिस वाइल फंक्शन, ये इसकी बॉडी को बिलोंग करता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इनर पार्ट है यहाँ से प्रिंटफ से लेके प्रिंटफ, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये पार्ट प्रिंट होगा ए जेड। आपका क्या प्रिंट होगा, ए जेड। तो हमने सबसे पहले प्रिंट कराया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए जेड। कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हुए भाई, अभी हमने सीखा था, वो उतनी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2। प्रिंटफ परसेंट डी 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2। अब देखिए वाइल 2, व्हाट डज इट मीन, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी वाई। आप लूप के अंदर चले जाएंगे और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी वाई। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब ये लूप तो कब तक चलता रहेगा, जब तक ये ट्रू रहेगा। तो आप वापस से लूप के अंदर जाएं, लूप के कंडीशन पे जाएंगे, प्रिंटफ परसेंट डी प्रिंटफ ए जेड। तो वापस से एज जेड प्रिंट होगा, ये 2 को रिटर्न करेगा। वाइल 2 इज ट्रू, तो ये बी वाई प्रिंट हो जाएगा और ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। ये लूप आपका इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। अब आपको मैच करना है कि सिंथेटिकल एरर तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब आपको आउटपुट मैच करना है यहाँ पे। तो देखिए इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा है और इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा है। सो आंसर इज नन ऑफ द अबव, आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई इक्वल्स टू 3, आई स्मॉलर देन 15, I plus equals to 3, and then printf परसेंट जी आई प्लस प्लस आई। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये देखिए ये प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है। ये क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे आई का इनिशियल वैल्यू कितना है, 3। आप अंदर आए, 3 इज स्मॉलर देन 15, दिस इज ट्रू। आप अंदर आए लूप के, आई को आपने प्रिंट कराया, तो आपका प्रिंट क्या हुआ यहाँ पे, 3। आपका प्रिंट क्या हुआ, ये प्रिंट वाली लाइन है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, ये आपके लूप वाली लाइन है। तो प्रिंट हुआ आपका सबसे पहले, सॉरी व्हाट इज दिस, 3। क्या प्रिंट हो गया आपका यहाँ पे, 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद देखिए आपने इसका प्री इंक्रीमेंट किया है, तो इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हो कि आई का वैल्यू इस स्टेटमेंट पे कितना हो जाएगा आपका, प्लस प्लस आई। तो 3 में 1 इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आप कहाँ जाएंगे, यहां से दोबारा इस लूप पे जाएंगे और आपका नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आप इंक्रीमेंट कितने से कर रहे हैं, स्टेप साइज क्या आपका, 3 का स्टेप साइज है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 3। तो करंट वैल्यू आई का कितना है भाई, 4। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। क्या 7 15 से छोटा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे दोबारा से। जैसे ही एंटर होंगे आई का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, करंट वैल्यू क्या आई का बताए, 7। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके बाद में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 8। ठीक है, फिर आप एक इंक्रीमेंट करेंगे इसका और 3 से, तो इसका नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा, 11। प्रिंट कितना होगा आपका यहाँ पे, 11 15 से छोटा है ना, तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे दोबारा से, प्रिंट कितना होगा यहाँ पे, 11। ठीक है, 11 आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ वैल्यू होगा आपका 12। ठीक है, फिर आप लूप के पास चले जाएंगे, है ना, यही तो सर्किल चलता रहता है। फिर आप लूप के पास जाएंगे कि भैया ठीक है 12 वैल्यू है, इंक्रीज कितने से करना है, स्टेप साइज तो 3 है, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15। अब आप जब कंडीशन चेक करेंगे, इस 15 स्मॉलर देन 15, क्या ये कंडीशन ट्रू है इसके लिए, नहीं। तो क्या आप लूप के अंदर जाएंगे, नहीं।
ठीक है, तो आपका प्रिंट क्या हुआ है, आपकी कौन सी वैल्यूज प्रिंट हुई है, देखिए आप वैल्यूज कौन सी प्रिंट हुई है, 3, 7, 11, ये वैल्यूज आपकी प्रिंट हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 3, 7, 11। फाइन। तो देखिए लूप के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, आपको लूप को एग्जीक्यूट करना होगा, आपको पता होना चाहिए कंडीशंस कैसे चेक करते हैं, स्टेप साइज क्या है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको सही आंसर जो है उसका आंसर आप कैलकुलेट कर पाए। तो क्वेश्चंस में क्या है, बहुत ही छोटे छोटे माइनर से चेंजेस रहते हैं, उसके कारण क्या होता है क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब जब गेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो क्या आप इन सब छोटे पॉइंट्स आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो आपके हैबिट में आ जाता है। बट जब आप कोई पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे, या आप कोई कंप्यूटर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वैकेंसी आता है आपके पास, 3 मंथ होता है, आप सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये स्किप हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक सेट मिल जाता है कि ठीक है इसको कर लो, ठीक है, बट आपको उस सेट में भी क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट इज गुड। अब जो हमारा नया नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सी पे ही जो गेट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है।